हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग कोई भी सदस्य पीएफ स्कीम का पार्ट बनता है ना, हमारे पीएफ में जब रुपया जमा करता है ना, तो वो क्या करते हैं कि कुछ रुपया निकालते भी है। अब हमेशा देखे होंगे कि पीएफ के अकाउंट सेक्शन में जो है बहुत सारे क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्लेम होते हैं वो होते हैं एडवांसेज क्लेम, मतलब कि पीएफ से कुछ रुपया निकालना चाहते हैं। और कुछ क्लेम जो होते हैं वो होते हैं फाइनल सेटलमेंट, दैट मीन्स कि वो हमारे पीएफ स्कीम से हटना चाह रहे हैं, उसके लिए वो फॉर्म 90 अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जो डेथ केस के होते हैं, जिसमें जो है फॉर्म 20 भर करके सदस्य जो फॉर्म 20 सदस्य के परिवारजन, मतलब डेथ केस है ना, तो सदस्य के नॉमिनी या परिवारजन जो है वो फॉर्म 20 भरते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, पीएफ से सभी रुपया को उनको दे देते हैं, पीएफ का सभी रुपया दे देते हैं। तो दैट मीन्स इस वीडियो के में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सर एक एडवांसेज फॉर्म के बारे में पढ़ने हैं, जितने भी तरह के एडवांसेज फॉर्म होते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ फाइनल सेटलमेंट के लिए हमारा जो फॉर्म जो है 19 और 20 होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सभी पैरा आपको याद करवा सकूं, क्योंकि ये हमारे एपीएफ स्कीम 1952 का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे बहुत सारे पैरा पूछा जा सकता है कि 68J क्या होता है, 68NN क्या होता है, 68K क्या होता है। मैं पूरे वीडियो में बहुत सारे जो है निमोनिक्स का यूज किया हूँ ताकि आपको हर एक पैरा को याद करवा सकूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ कि 68J क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि सर ये एडवांसेज है, तो कौन सा एडवांसेज है। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया है कि 68J है ना, तो जे मतलब इलाज याद रखना, इलाज में लास्ट में जो आता है ना, तो इलाज याद रहेगा, तो दैट मीन्स 68J होता है इलाज के लिए एडवांसेज, कि नहीं याद रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मेमोनिक्स कोड का यूज मैंने किया है जिससे आपको याद करवा सकूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा नॉमिनेशन के बारे में। आप हमेशा सुने होंगे ना कि कोई भी सदस्य अपना नॉमिनी बनाता है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही कोई मेंबर जो है ना कंपनी ज्वाइन करता है ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उससे सबसे पहले फॉर्म 2 भरवाते हैं। फॉर्म 2 जो होता है नॉमिनी का एक फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन होता है कि आपका नॉमिनी कौन कौन होगा, ठीक है। तो जब फॉर्म 2 भरवाता है ना, तो उसमें सदस्य जो है अपने नॉमिनी का नाम लिखता है, ठीक है, नॉमिनी का नाम लिखता है, और वो फिर हमारे ईपीएफओ ऑफिस को भेज दिया जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस सदस्य का नॉमिनी कौन सा है। लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो इसीलिए ई नॉमिनेशन का फैसिलिटी दिया गया है कि आप जो है ना ऑनलाइन भी जो है सदस्य जो है अपने पोर्टल पे जा करके वहाँ से ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ऑनलाइन ही पता चल सके कौन सदस्य का कौन सा नॉमिनी है, किसको रुपया देना है इन केस ऑफ द डेथ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नॉमिनेशन के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा जानते हैं, एक तो ये याद रखना है कि फॉर्म 2 नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस करता है। अब रहा कि सर कोई सदस्य है तो अपना नॉमिनी किसको बना सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि नॉमिनी अगर सदस्य के पास फैमिली है ना, तो केवल अपने फैमिली मेंबर को ही नॉमिनी बना सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर उसके पास फैमिली मेंबर नहीं है ना, तो किसी भी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को भी अपना नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी बनाते वक्त वो ये भी डिसाइड कर सकता है कितना % किसको देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि शादी जैसे ही होता है ना, तो पुराना नॉमिनी जो नॉमिनेशन फॉर्म था ना वो खत्म हो जाता है, और एक नया फ्रेश नॉमिनेशन उसको देना पड़ता है। शादी होने जैसे ही शादी होगा उसके बाद उसको फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ेगा हमारे ऑफिस को, ठीक है कि नहीं आया समझ। मतलब कि शादी होने से पुराना नॉमिनेशन खत्म हो जाता है और नया नॉमिनेशन देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाइफ जो होता है वो एक नेचुरल नॉमिनी होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे ही वाइफ आएगा ना, तो उसको अब नॉमिनी में शामिल करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि शादी से पहले वाले नॉमिनेशन फॉर्म खत्म हो जाते हैं, नॉमिनेशन खत्म हो जाता है, जैसे ही शादी होता है तो नया नॉमिनेशन फ्रेश नॉमिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर मानिए कि कोई केस ऐसा हो कि कोई सदस्य है वो अपने नॉमिनी अपने बच्चे को बना रहा है जो कि अभी माइनर है, तो उस केस में क्या होगा, उसका एक गार्जियन तय किया जाएगा, तो उसके गार्जियन को उसका हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मानिए कोई बच्चा ऐसा है जो लूनेटिक केस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक मैनेजर तय किया जाता है, उस मैनेजर को उसका जो है शेयर दिया जाता है, कि नहीं आया समझ में। तो इन केस ऑफ अगर सदस्य का जो है नॉमिनी जो है अगर माइनर हो तो उसके लिए गार्जियन, और अगर सदस्य का जो है नॉमिनी अगर लूनेटिक केस हो तो उस केस में एक मैनेजर तय किया जाता है, तो उस मैनेजर को उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, कि नहीं आया समझ में। तो ये था हमारा नॉमिनेशन के बारे में, कि नहीं आया समझ में। नॉमिनेशन जो है ना कभी भी मॉडिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन एक ही बार मॉडिफाई करेगा। नॉमिनेशन सदस्य कभी भी बार कितनी भी बार जो है मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट तभी कहलाएगा जब हमारे ऑफिस में हमारे कमिश्नर को एक्सेप्ट कहला जाएगा, एक्सेप्ट मतलब मिल जाएगा तब। आई थिंक आप समझे होंगे। तो ये हमारा जो था पैरा 61 था, ये इंपॉर्टेंट था पैरा 61। पूछेगा कि नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में, नॉमिनेशन के बारे में कौन सा पैरा डिस्कस करता है, तो याद करना है हम लोग को कि पैरा 61 जो है डिस्कस करता है नॉमिनेशन के बारे में, जिसमें क्या सब है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। पैरा 62 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिए पैरा 62 का आता है कि अगर किसी सदस्य के पीएफ में बहुत सारा रुपया है, ठीक है, तो सदस्य अगर कोई एलआईसी से प्रीमियम कुछ खरीदना चाहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है, तो सदस्य जो है ना हमारी पीएफ ऑफिस को बोल सकता है कि सर मैं एलआईसी से प्रीमियम खरीदा हूँ, आप मेरा पीएफ अकाउंट वाला रुपया जो है ना एलआईसी को दे दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे कहेगा
सदस्य वैसा हम कर देंगे, ठीक है कि नहीं आया समझ में। हो सकता है कि ऐसा भी कर सकता है कि इंस्टॉलमेंट में LIC को दीजिए तो हम इंस्टॉलमेंट में LIC को पे करेंगे, ठीक है। तो ये पैरा 62 बताता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट याद रखिए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग का आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा क्या, एडवांसेज क्लेम, ठीक है। और उसके बाद फाइनल विड्रॉल क्लेम और डेथ क्लेम जो होता है फाइनल सेटलमेंट का वो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांसेज क्लेम के बारे में। तो सबसे पहले ये याद रखिए कोई भी सदस्य हमारा EPF स्कीम का जब हिस्सा बनता है ना, तो क्या होता है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जो है हमारे EPF में जो है उसके खाते में आते हैं, ठीक है। खाते में कौन सा आते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 12% जो है एम्प्लॉयर का, 12% जो है हमारे सदस्य का, एम्प्लॉय का, और जो है और कौन से आते हैं हम इंटरेस्ट देते हैं। इतने रुपया उसके PF खाते में जाते हैं, ठीक है कि नहीं आया समझ में। अब इतने रुपया जो जाए ना, तो अब सदस्य को मानिए कुछ जरूरी हो गया तो कुछ रुपया निकालेगा ना, तो जिसे हम लोग पार्शियल अमाउंट कुछ निकालता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवांसेस, ठीक है। एडवांसेस, तो एडवांसेस क्लेम होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फॉर्म 31 के द्वारा, फॉर्म 31, ठीक है, फॉर्म 31 के द्वारा देते हैं, ठीक है। फॉर्म 31 जब अप्लाई करता है तो उसके द्वारा देते हैं। अगर कोई फाइनल सेटलमेंट ले रहा है, पूरा रुपया निकाल रहा है PF का, तो उसको हम लोग कैसे देते हैं, तो फॉर्म 19 के द्वारा देते हैं, फॉर्म 19 के थ्रू देते हैं कि नहीं आया समझ में। और अगर कोई केस डेथ हो गया, कोई पर्सन का डेथ हो गया, तो उस केस में जो अगर अपना PF निकालता है ना उसके परिवार वाले, तो फॉर्म 20 के द्वारा निकालते हैं। तो क्या याद रखना है कि पार्शियल के लिए फॉर्म 30, मतलब एडवांसेज के लिए फॉर्म 31, फॉर्म 31, और अगर जो है फाइनल विड्रॉल करना है तो उसके लिए फॉर्म 90 और 20। इसी को आज हम लोग मेनली डिस्कस करूंगा। इससे बहुत सारे पैरा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसको मैं याद करने का कुछ निमोनिक्स कोड भी आपको दूंगा जिससे याद रहे। जैसे देखिए 68B है, 68B बोलता है कि कोई भी PF का सदस्य जो है ना अपने PF का रुपया निकाल करके, कुछ रुपया निकाल करके अपना क्या कर सकता है, घर खरीद सकता है, घर के लिए जमीन खरीद सकता है, या बना बनाया घर भी खरीद सकता है, ठीक है कि नहीं। एज वेल विड्रॉल फ्रॉम द फंड फॉर द परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज, फ्लैट, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज इंक्लूडिंग द एक्वाजिशन ऑफ द सूटेबल साइट, ठीक है। मतलब कि साइट भी खरीद सकता है, बना हुआ घर भी खरीद सकता है जिसमें वो रहेगा, ठीक है। तो अब याद कैसे रखना है, तो ये पैरा 68 का B बोलता है, B फॉर बिल्डिंग याद रखना है। बिल्डिंग तो याद रहेगा ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से याद आपको रहेगा कोई बिल्डिंग खरीदना हो, कोई घर खरीदना हो, कोई साइट खरीदना हो, तो ये सब जो है हमारा 68B डिस्कस करता है। अब रहा कि सर क्या इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी तय की गई है कि कितना साल का सर्विस होगा देंगे, यस इसके लिए तय की गए हैं कुछ सर्विस भी, कुछ कंडीशन तय की गई है कि इतना होने के बाद ही हम लोग देते हैं। तो देखिए अगर जो है ना सदस्य का सबसे पहले 5 साल होना चाहिए, ठीक है। सदस्य जो है अपने सर्विस में 5 साल ड्यूटी किया होगा तभी ये क्लेम हम लोग देते हैं। 68B फॉर बिल्डिंग याद रखना है कि बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब घर खरीदने के लिए, घर का साइट खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, ठीक है, इस तरह का चीज़, ठीक है। 5 साल का सर्विस होना चाहिए सदस्य का, ठीक है। सदस्य के अकाउंट में, सदस्य के PF अकाउंट में जो है ना 1000 कम से कम रुपया होना चाहिए, उसका अपना रुपया और इंटरेस्ट मिला करके। सदस्य का अपना रुपया मतलब EE शेयर का, एम्प्लॉय शेयर का जो है अपना शेयर, कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिला करके 1000 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे हम उसको, ठीक है। 1000 कंट्रीब्यूशन उसके खाते में होना चाहिए अपने वाला, ठीक है, एम्प्लॉयर वाला नहीं, अपना वाला प्लस इंटरेस्ट मिला के जो है कितना होना चाहिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल के सर्विस से कम नहीं होना चाहिए, तब नहीं देंगे उसे, ठीक है कि नहीं आया समझ। अब रहा कि सर ठीक है मानिए कि ऐसा कोई सदस्य है जिसका ये भी दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, तब उसको कितना रुपया आप दीजिएगा। तो देखिए रुपया कितना देते हैं, तो अगर वो जमीन खरीदने के लिए ले रहा है, मतलब दैट मीन्स एक साइट खरीदने के लिए ले रहा है ना, तब उसको हम देते हैं 24 मंथ बेसिक प्लस DA, ठीक है। 20 मतलब उसका जितना बेसिक DA है ना, उसके 24 मंथ का जितना बेसिक DA होगा वो देंगे, या फिर सदस्य का या फिर उसके कंपनी वाले का और इंटरेस्ट मिला करके जितना होगा कंट्रीब्यूशन वो देंगे, या फिर मानिए जितना कॉस्ट वो मांग रहा है उतना देंगे। इस सभी में जो सबसे कम होगा वही हम लोग देते हैं कि नहीं आया समझ में। फिर से सुनिए, अगर वो ज़मीन खरीदने के लिए ले रहा है तो 24 महीने का बेसिक DA जितना होगा उसका वो दे देंगे, या फिर मतलब कंपनी वाले का, सदस्य का और इंटरेस्ट मिलाकर के जितना रुपया होगा वो दे देंगे, या फिर एक्चुअल कॉस्ट दे देंगे उस ज़मीन को खरीदने का। लेकिन अगर बना बनाया घर मिल खरीद रहा है ना, तब 36 महीने का हम लोग देखते हैं, ठीक है। 36 मंथ का बेसिक प्लस DA देते हैं, या फिर उसका सदस्य का और उसके कंपनी वाले का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो सब दे देते हैं, या फिर एक्चुअल कॉस्ट दे देते हैं। इस सब में जो सबसे कम हो वो देते हैं। तो 68B याद रहेगा आपको। 68B बात करता है क्या कि परचेज ऑफ क्या चीज़, तो कोई ड्वेलिंग हाउस खरीदना हो या कोई साइट खरीदना हो, ठीक है, ये सब खरीदना हो तो उसके लिए 68B होता है, ठीक है। अब रहा कि 68 सर BB क्या होता है, तो देखिए 68BB क्या होता है। आप मानिए घर खरीदा, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि PF अकाउंट में इतना रुपया तो होता नहीं जो आप एक सिटी में जो है घर खरीद लेंगे, तो इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा ना किसी बैंक से। तो अगर आप लोन लिया है ना किसी बैंक से, तो उसको जो है कर्ज को चुकाने के लिए, अपने लोन के अमाउंट प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, उसको चुकाने के लिए भी अपने PF से रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो याद रहेगा कि 68BB में क्या है, इसमें क्या है, 68B में हम लोग ने घर खरीदने के लिए रुपया लिया, और 68BB में हम लोग ने क्या लिया, 68BB में हम लोग ने एक लोन को सधारने के लिए, मतलब लोन जो कर्ज लिए हैं, जो लोन लिए हैं कहीं से, बैंक, किसी बैंक सबसे, उसको जो है हम लोग को चुकाने के लिए जो है क्या करना है, 68BB के थ्रू पीएफ से कुछ रुपया निकालना है, ठीक है। तो इसके थ्रू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कंडीशन कहा जाता है कि 10 साल का सर्विस होना चाहिए, ठीक है। 68BB के लिए 10 साल का सर्विस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है सदस्य का कंट्रीब्यूशन जो है कम से कम 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए 1000 का सदस्य का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर। इसमें हम लोग सर कितना देते हैं, तो देखिए अभी जो है लोन को, इसको कर्ज को चुकाना है, तो लोन को चुकाने के लिए थोड़ा ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें भी 36 मंथ का वही बेसिक प्लस डीए देते हैं सदस्य का, और सदस्य के एम्प्लॉयर का, सॉरी सदस्य का जो है 36 मंथ का जो है बेसिक प्लस डीए दे देते हैं, या फिर वही सदस्य का, सदस्य के कंपनी वाले का, और इंटरेस्ट मिलाकर जितना होगा वो दे देते हैं, या फिर जो जितना मांग रहा है उतना देते हैं। इस तीनों में जो कम होगा वो देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 68B बोलता था घर बनाने के लिए या फिर ज़मीन खरीदने के लिए, और 68B भी बोलता था कि लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। तो याद रहेगा, तो इस तरह से आप सीरीज में याद रखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है ना 68BB के लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि आपने जो लोन लिया है कि नहीं, ये तो पता चलना चाहिए ना मुझे, तो एक सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। जो आई थिंक अब जो है मतलब क्लेम करते वक्त ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन लिखा हुआ है कि मतलब लिया जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है 68BC, ठीक है। 68BC में भी सेम प्रोविजन है, इसमें भी घर बनाने के लिए, सब कुछ के लिए ही दिया जाता है, घर बनाना हो या फिर कोई मानिए कि ज़मीन खरीदना हो घर बनाने के लिए, या फिर कोई बना बनाया घर खरीदना हो, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। तो कहोगे सर फिर 68BC फिर आया क्यों जब सेम ही चीज़ है, तो देखिए 68BC आया, इसमें देखिए क्या थोड़ा सा मतलब रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें अगर मानिए कोई सदस्य है, उसका भी अपना पीएफ खाता है, उसके पत्नी का भी खाता है 68BC में, ठीक है, उसके पत्नी का भी खाता है। अगर दोनों के खाता में, पीएफ खाता में जो है ना खुद का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिलाकर के अगर 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो ना, तो 5 साल की सर्विस रहने पे, 5 साल की सर्विस रहने पे उसे जो है 68BC के थ्रू हम कुछ रुपया एडवांस के रूप में दे सकते हैं। कितना रुपया देते हैं, तो सदस्य का और सदस्य के कंपनी वाले का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट दे देते हैं, या जितना मांग रहा है उतना दे देते हैं, जो भी मतलब कम हो वो दे देते हैं 68BC में, ठीक है। इसमें बस याद रखिएगा कि BC जैसे ही आया, इसमें याद रखिएगा कि स्पॉस के भी पीएफ अकाउंट के खाते की बात कर रही है, कि स्पॉस का और सदस्य का दोनों मिला करके अगर 20,000 से ज़्यादा इस लोगों के पीएफ अकाउंट में हो पैसा, ठीक है, तब जाकर के हम लोग 68BC देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग घर बनाने के लिए ही देते हैं। इसके बाद है 68BD, ठीक है। 68BC हो गया, BD अब हो गया, ठीक है। तो BD में क्या है, देखिए इसमें भी सेम वही है, घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ये सब के लिए रुपया देते हैं। अब लोग कहोगे सर कि मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ, तो यस देखिए क्या है कि अगर मेरा सदस्य कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हो, मतलब कि हमारा जो सदस्य है ना, जो ये एडवांसेज लेना चाह रहा है ना, वो अगर किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हो, या मानिए कोई ऐसे सोसाइटी का हिस्सा हो जो हाउसिंग से रिलेटेड हो, तब इस तरह के सदस्य को जो है ना हम थोड़ा और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और रिलैक्स में क्या करेंगे, तो 3 साल का सर्विस होगा ना, तब भी उसे एडवांसेज देंगे हम घर बनाने के लिए, ठीक है। 3 साल का सर्विस, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन हम लोग देंगे कि जो है ना इसका जो दोनों का मतलब जो है, इसमें 90% विड्रॉल नहीं देंगे ज़्यादा, 90% से विड्रॉल, लेकिन 3 साल का सर्विस मांगेंगे इसमें, ठीक है। कि सर्विस को और थोड़ा रिलैक्स कर दिए, 3 साल के लिए सर्विस, ये केवल जो है पूरे सर्विस में एक ही बार मिलता है, ठीक है। और सदस्य और उसके पत्नी का अगर पीएफ अकाउंट हो तो दोनों मिलाकर के 20,000 से जो है कम नहीं होना चाहिए, 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट मिला करके, ठीक है। एक बार ही मिलता है, 90% से ज़्यादा का विड्रॉल इसमें हम लोग नहीं देते हैं। कितना देते हैं, तो सदस्य का, सदस्य के कंपनी वाला का इंटरेस्ट, ये मिला करके जितना होगा जो है वो दे देंगे, नहीं तो जितना वो मांग रहा है कॉस्ट उतना दे देंगे, जो कम होगा दोनों में वो देते हैं। तो देखिए 68B का हम लोग ने सब खत्म कर दिया। अब देखिए 68B में टोटल 4 पार्ट था, ठीक है। तो 68B, 68 जो है, उसके बाद BB, उसके बाद 68BC और 68BD कैसे याद रखेंगे, देखिए सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ड है। 68B मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, उसमें 5 साल का सर्विस हमने मांगा। 68BB था, ठीक है। तो BB में मैंने बोला लोन को चुकाना है ना, लोन को चुकाना है BB में, ठीक है। घर बनाने के लिए रुपया लेना है, लेकिन जो है लोन को चुकाने के लिए लेना, लोन को चुकाना है, तो सॉरी, लोन को चुकाने के लिए BB में लेते हैं हम लोग रुपया। तो उस लोन को चुकाने के लिए हमने 10 साल का सर्विस मांगा, क्योंकि लोन को चुकाना है ना, इसलिए 10 साल का सर्विस होना चाहिए। उसके बाद आया BC में बोला कि अगर पति पत्नी के पीएफ अकाउंट में अगर 20,000 से ज़्यादा रुपया हो या 20,000 के बराबर रुपया हो, तब केस में बोला कि 5 साल के सर्विस में हम जो है उसे एडवांसेज दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया क्या, तो उसके बाद आया हम लोग का कौन सा, BD आया। BD में बोला कि अगर सदस्य किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या ऐसे सोसाइटी का हिस्सा हो जो किसी हाउसिंग सबसे रिलेटेड हो, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सबसे रिलेटेड हो, तो उस केस में हम लोग ने सर्विस को थोड़ा और रिलैक्स करके 3 साल कर दिया, और उसमें जो है हम लोग 90% से कम जो है 90%
या 90% से कम एडवांसेज हम लोग दे सकते थे, ठीक है। एक बार ही पूरे फ्यूचर में मिलता था। इसमें भी कंडीशन बोला गया पति पत्नी के पीएफ अकाउंट में जो है 20,000 कम से कम जो है खुद का शेयर और इंटरेस्ट मिला के होना चाहिए। हम लोग का 68 का बी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है 68 के बी पार्ट खत्म होने के बाद सी डी ओमिटेड किया गया है 68 का ई। तो कहोगे सर 68 का ई क्या एडवांसेज है? देखिए ये कोई एडवांसेज नहीं है, ठीक है। 68 का ई से आपको याद रखना इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना मतलब किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है। तो ई से याद रहेगा इवेल्युएट करना। इवेल्युएट क्या चीज़ करेंगे? हम इसमें सदस्य का जो है सर्विस मेजर कर सर्विस फाइंड करते हैं कि कितने साल का इसका सर्विस है। 68 ई में कहा गया कि देखिए अभी हम लोग ने जो जितना पढ़ा है ना कि 68 बी, 68 का बी सी, बी डी, 68 का डबल बी, ये सब जितना पढ़ा इसमें आप देखे होंगे कि ये रुपया तभी मिल रहा है सदस्य को जब इसमें सर्विस होना चाहिए। मतलब सदस्य के पास 5 साल, 10 साल, 3 साल का सर्विस होगा तभी मिलेगा। तो अब रहा कि सर सर्विस क्या होते हैं? तो देखिए सदस्य का सर्विस ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब हमारा ईपीएफ स्कीम नहीं बना था उससे पहले भी तो कुछ सर्विस हो सकता है, अगर वहाँ पे पहले से जो है कोई फंड बना गया हो, ठीक है। तो यही बात किया गया है कि ईपीएफ स्कीम लागू होने से पहले का सदस्य हो और वह पीएफ विड्रॉल नहीं किया हो। अगर मानिए कोई कंपनी, हमारे ईपीएफ स्कीम बनने से पहले कंपनी में कोई प्रोविडेंट फंड चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे भी मानिए वो सदस्य जो है सर्विस वहाँ पे भी अपना पीएफ कटवा रहा था, लेकिन जैसे ही ईपीएफ स्कीम हुआ तो कंपनी पे लागू हो गया, तो अब ईपीएफ स्कीम में हिस्सा बन गया अब कंपनी, तो सदस्य भी जो है ईपीएफ स्कीम का हिस्सा बन गया। इन्हें आया समझ। तो कह रहा है पुराने सर्विस को भी हम लोग सर्विस के रूप में मानते हैं, और जब ईपीएफ स्कीम से पहले वाले सर्विस को भी हम लोग सर्विस के रूप में मांगेंगे अगर उस सर्विस के दौरान सदस्य ने जो है अपना फाइनल विड्रॉल नहीं लिया हो। तो दैट मीन्स 68 किस चीज़ के बारे में बताता है? तो सर्विस को इवेल्युएट करना, सर्विस कितना होता है किसी का एक्चुअल सर्विस के बारे में बताता है कि इवेल्युएट करना। 68 नो सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है 68 का एच, ठीक है। 68 का एच, देखिए 68 का एच दो पार्ट में होते हैं, एक होता है 68 एच और एक होता है 68 एच डबल एच, ठीक है। इस दोनों में क्या चीज़ के बारे में बात की है? तो दोनों में देखिए जब आपके पास जॉब नहीं था तो लोग हंसते थे ना, आप पे हा हा करते रहते थे, तो यही से याद रखिए आपकी हा हा मतलब इसमें जब जॉब नहीं था, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में 68 एच बोलता है कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है और सदस्य जो है ना लगातार 2 महीने से सदस्य को कोई सैलरी तैलरी नहीं मिल रही है, तो इस केस में हम सदस्य को एडवांसेज देते हैं, एडवांस अलाउ करते हैं कि आप अपने टोटल कंट्रीब्यूशन सदस्य का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट जो है, आप जब तक आप ये कंपनी बंद रहता है तब जब तक आप निकाल रहे हैं ना तब तक के रुपया अपना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 68 एच क्या याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट में देते हैं हम लोग। कब देते हैं? तो ग्रांट ऑफ एडवांस स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ? तो जब ये सदस्य अनएम्प्लॉयड होगा। कब होगा? तो जब कंपनी जो है बंद हो गया है, क्लोज हो गया, लेकिन कहा कि ये जो क्लोज हुआ है ना ये स्ट्राइक की वजह से नहीं क्लोज हुआ हो, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि 68 एच बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जब कोई सदस्य अनएम्प्लॉयड हो जाता है ड्यू टू द क्लोज ऑफ क्या क्लोज डाउन हो गया? तो कंपनी क्लोज डाउन हो गया तब, ठीक है। अब कहोगे सर 68 एच भी बोला सर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। यस देखिए 68 एच जो है ना ये भी बताता है कि कोई सदस्य जब अनएम्प्लॉयड हो जाता है ना तो उस केस में उस सदस्य को हम कहते हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन का जो है 75% तक आप निकाल सकते हैं, कि नहीं आया समझ में? 75% तक इसमें जो है सदस्य जो है निकाल सकता है। अब इन केस ऑफ जब सदस्य क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। तो अब अनएम्प्लॉयड होने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए कंपनी इस बार नहीं बंद हुआ है, इस बार कंपनी कोई सदस्य ने छोड़ दिया है और अभी कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया है। तो इस केस में किसी कंपनी में अभी ज्वाइन नहीं किया, तो इस केस में हम सदस्य को कहते हैं कि आपने क्या कर सकते हैं, 75% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द फंड, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रहा कि सर 75% क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आपका और आपके कंपनी वाले का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये प्लस इंटरेस्ट, ये सभी मिला के जितना रुपया आपके पीएफ में भरा हुआ है उसका 75% निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सदस्य जो है अनएम्प्लॉयड हो और कोई कंपनी ज्वाइन नहीं किया हो, 1 महीना से या 1 महीना से ज़्यादा से अनएम्प्लॉयड हो, तो 68 एच और एच को कैसे याद रखना है? हाँ मतलब कि जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो लोग हंसते हैं आप पे, तो 68 एच भी बोलता था अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ द क्लोज, मतलब कंपनी जब बंद होती है। और 68 एच बात करता था किसके बारे में? जब जो है सदस्य ने खुद छोड़ दिया हो और 1 महीना से बेरोजगार हो, ठीक है, उस केस के बारे में, ठीक है कि नहीं आया समझ में? नोट लेस देन 1 मंथ, ये ध्यान रखना है। 68 एच बोलता है कि 1 महीना से कम से कम 1 महीना से जो है 1 महीना से कम का बेरोजगार नहीं हो, ठीक है। 1 महीना से ज़्यादा का बेरोजगार हो, ठीक है, किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। अब आता है 68 का जे, तो जे को कैसे याद रखना है? इलाज में जे जो आता है ना लास्ट में, तो इलाज और जे याद रखिएगा। 68 का जे बात करता है एडवांसेज इन केस ऑफ द इलनेस के केस में हम लोग जो एडवांस देते हैं वो 68 के थ्रू देते हैं।
अब रहा कि सर इसमें क्या कंडीशन है, कोई क्या यस देखिए, अगर सदस्य जो है ना 1 महीना या 1 महीना से ऊपर का अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो तब इस केस में हम जो है देते हैं एडवांसेज। अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला हो इस केस में, अगर एम्प्लॉयर कंपनी वाले ने जो है ग्रांट किया हो, इसे छुट्टी किया हो, किसकी वजह से, इलनेस की वजह से इस छुट्टी पर भेजा हो, तो इस केस में भी जो है हम क्या करते हैं, एडवांस देते हैं। ये सब कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि बहुत सारे चीज़ लिखा है, टीबी, लिप्रोसिस, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब के लिए हम लोग जो है इसको एडवांसेज देते हैं। इलनेस 68J याद रखिएगा, इलनेस को, ठीक है, 68J इलनेस को मिलता है, इलाज के लिए मिलता है, ठीक है। अब आगे सर कितना रुपया देते हैं, तो बेसिक डीए ऑफ द एम्प्लॉय, सदस्य का जो बेसिक और डीए है ना 6 मंथ का दे देते हैं, या फिर उसका खुद का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिला करके जितना होगा वो दे देते हैं, ठीक है, टोटल दे देते हैं। खुद का जो शेयर है, खुद का शेयर प्लस इंटरेस्ट मिला के जितना होगा वो दे देंगे, नहीं तो लास्ट जो है जो 6 मंथ का बेसिक डीए सदस्य का है वो दे देते हैं, ठीक है। जो इसमें कम हो वो देते हैं हम लोग। 68J याद रहेगा। अब है 68K, तो ये है मैरिज के लिए। तो कहोगे सर कैसे याद करेंगे आप, तो देखिए क्या है ना कि हमारे लाइफ में कुछ ड्यूटी होते हैं, कर्म करने पड़ते हैं हमारे लाइफ में, कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे लाइफ में जो है जरूरी है, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए। तो अब रहा कि सर 68K से कर्म याद रखिएगा, ये कर्म ही होता है हमारे जीवन का, एक कर्म होता है शादी करना, ठीक है। तो उसी शादी के लिए जो मिलता है 68K होता है, ठीक है। के मतलब कर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा कर्म है, मतलब जीवन में कि शादी करना चाहिए इंसान को, ताकि हमारा जो है जीवन, हमारा अर्थ बचा रहेगा, ठीक है, जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो 68K याद रखना है कि मैरिज के लिए मिलता है एडवांसेज, ठीक है, मैरिज के लिए 68K है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, तो यस इसमें भी कुछ कंडीशन है। इसमें जो है ना सदस्य का कम से कम सर्विस जो है 7 साल का होना चाहिए, सदस्य के खाते में कम से कम खुद का शेयर जो होना चाहिए 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 या 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब इस केसेज में हम लोग जो है इसे क्या कर सकते हैं, देंगे मैरिज के लिए। अब आगे सर खुद के मैरिज के लिए लेता है क्या, तो नहीं, देखिए खुद के लिए भी ले सकता है, अपने बच्चे के लिए ले सकता है, या फिर मानिए कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ द सन एंड डॉटर को अगर मैट्रिक के बाद पढ़ाना चाह रहा हो, इस केस में भी हम लोग इसे दे सकते हैं। 3 बार मैक्सिमम इसे हम लोग देते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है हम लोग मैरिज के लिए एडवांसेज दे सकते हैं 60K के अंतर्गत, ठीक है कि नहीं आया समझ में। 68K याद रखना है कि ये मैरिज के लिए है, ठीक है। अब हम लोग 68L को देखते हैं। देखिए 68L जो है ना वो एडवांसेज एबनॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो देखिए एबनॉर्मल में भी L है लगा हुआ, तो याद रखना है कि 68L जो है ना एबनॉर्मल L लगा हुआ है, तो 68L जो है ना एबनॉर्मल कंडीशन के लिए। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब हुआ कि अब जीना जो है ना मतलब दुर्लभ हो गया है, दैट मीन्स फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, कोई रॉइट हो गया, तो इस तरह की चीज़ सब में ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड करता है कि एबनॉर्मल कंडीशन हो गया है स्टेट में, ठीक है, पूरे राज्य में, तो उस केसेज में हम लोग जो है सदस्य को जो है 68L के थ्रू जो है या तो 5000 रुपया देते हैं, या फिर उसका जितना भी पीएफ में पड़ा हुआ रुपया था सदस्य का, केवल सदस्य का पीएफ का रुपया और इंटरेस्ट का दोनों मिलाकर जितना होता है उसका 50% देते हैं। लेकिन ये कब देते हैं, तो उसके लिए हम एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं, और साथ ही साथ जब स्टेट गवर्नमेंट जो है सर्टिफाइड करता है, तो जब से क्लेमिटी आया ना, जब से कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुआ ना हमारे स्टेट में, उससे 4 महीने के बाद तक, ठीक है, उसके 4 महीने के अंदर ही हम लोग ये क्लेम देते हैं। तो 68L समझ में आया ना कि एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल से याद रखना है फ्लड, अर्थक्वेक, राइट, एनीथिंग, ये सब जब होता है ना तब जो है 68L के थ्रू जो है सदस्य जो है एडवांस करते हैं, और 4 महीने के अंदर जब से क्लेमिटी आया उसके 4 महीने के अंदर ये क्लेम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो 68M है, ठीक है। 68M कैसे याद रखना है, देखिए इसमें है कि हमारे जब पावर कट होता है ना, कंपनी के जो पावर कट होते हैं ना, तो उस समय 68M अप्लाई करता है सदस्य। तो कहोगे सर पावर कट से कैसे याद रखना है, तो देखिए जब किसी कंपनी का पावर कट हो जाता है ना, तो उसका कंपनी का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु से M याद रहेगा ना, तो कंपनी का मृत्यु हो गया तो M याद रखना है, तो 68M सदस्य। अब मृत्यु कैसे होता है, तो पावर कट होने से, इलेक्ट्रिसिटी कट जब होगा ना, 68M के द्वारा सदस्य जो है हमारे यहाँ अप्लाई करेगा एडवांसेज के लिए। ये भी हम कब देते हैं, ये भी हम तब देते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो कि उस कंपनी का जो है पावर कट किया गया है, ठीक है, या पूरे स्टेट में पावर कट किया गया है, ठीक है। ये सदस्य को हम लोग केवल पूरे लाइफ में एक ही बार देते हैं, पूरे सर्विस में एक ही बार देते हैं, कि नहीं आया समझ में। तो 68M, M मतलब मृत्यु, मृत्यु से कैसे याद रखना है, तो मृत्यु किसका हुआ है, कंपनी का हुआ है, ठीक है, कंपनी का हुआ, कंपनी का मृत्यु कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कटने से, तो ऐसे याद रखना है आपको 68M। अब है 68N, तो 68N कब देते हैं हम लोग, तो ये देते हैं हम लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन को। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को मानिए कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदना है, ठीक है, मानिए कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदना है उसको चलने के लिए, या फिर जो भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए कोई न्यू इक्विपमेंट, तो न्यू इक्विपमेंट, तो न्यू से N याद रखना है, ठीक है। 68N
एन मतलब न्यू सामान कोई खरीदेगा वो अपने लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हम उस परचेज के लिए जो हैंडीकैप पर्सन कुछ अगर खरीदता है उस परचेज के लिए जो हम एडवांसेज देते हैं वो 68N होता है, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट खरीदेगा, ठीक है। इसके लिए हम जो है सदस्य एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और 3 साल में केवल एक बार देते हैं, क्योंकि नया नया इक्विपमेंट जो खरीदेगा ना 3 साल तक तो चलेगा ही, ठीक है, 3 साल के बाद फिर देंगे, ठीक है, एक बार देंगे फिर 3 साल के बाद देंगे, ठीक है, 3 साल के बाद दोबारा देते हैं हम लोग। 68N याद रखना है। 68N क्या है, तो न्यू इक्विपमेंट खरीदेगा, कौन खरीदेगा, तो हैंडीकैप्ड पर्सन खरीदेगा, ठीक है। अब रहा कि सर कितना रुपया देते हैं, तो अगर जितना भी इस सदस्य का 6 मंथ का बेसिक डीए होगा ना वो दे देंगे, या फिर मानिए कि उसका जितना भी ऑन शेयर था ना कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट वो दे देंगे, या फिर मानिए कि जितना सामान का खरीद का जितना रुपया था, जो सामान खरीदेगा उसका जितना रुपया लगेगा उसमें वो दे देंगे। इस तीनों में जो सबसे कम हो वो रुपया हम लोग देते हैं, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो 68N देते हैं हैंडीकैप्ड पर्सन जब नया इक्विपमेंट खरीदेगा, 3 साल में एक बार दिया जाता है ये, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाता है ये, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना 68N है और एक 68NNN है, ठीक है। तो देखिए 68N मतलब न्यू इक्विपमेंट याद रखिएगा, और जैसे ही NN आएगा ना तब नाना जी को याद रखिएगा, ठीक है। तो NN जैसे नाना जी, हम लोग जो नाना जी बोलते हैं NN याद रखिए। आप कहोगे सर नाना जी क्यों बोल रहे थे, देखिए जो है ना ये उस एज पर्सन को मिलते हैं जो नाना जी के एज के हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको याद रखा है कि 68NN से और 68NNN, ठीक है, ये दोनों जो है ना नाना जी के उम्र के लोगों के लिए। अब आगे सर कैसे समझते हैं आप, तो देखिए ये जो है ना 68N है, ये जो है ना 54 से 57 मतलब जब सुपर एन्यूट होने से पहले, मतलब 58 से पहले, 54 से लेके 58 से पहले, जो 58 से पहले मतलब 58 से 1 साल पहले 57 तक, इसके बीच में जो है ना कोई पर्सन जो है अपना 90% विड्रॉल कर लेता है, ठीक है। तो एन से 90 भी याद रखिएगा, ठीक है, 90, ठीक है। तो 68NN किसको मिलता है, तो 54 से 57 के जो एज के बीच के लोग हैं उसको मिलता है, और वो अपना 90% विड्रॉल कर सकते हैं इस बीच में, ठीक है, सुपर एन्यूट होने से पहले। सुपर एन्यूएशन 58 में होता है, तो 58 से होने से 1 साल पहले जो है ये विड्रॉल वो ले सकते हैं, 54 से लेकर के 57 तक के बीच में, ठीक है। तो नाना जी याद रहेगा, ठीक है, 54 से 57 90% विड्रॉल रहेगा यार। अब 68NNN है। 68NNN क्या है कि ये जो है ना ये मिलता है 55 के बाद, 55 ईयर के बाद मिलता है, ठीक है। इसमें भी जो है ना 90% विड्रॉल जो है हम लोग सदस्य को नहीं दे करके, हम लोग अगर ये जो हमारे नाना जी जो है ना, ये मानिए NNN है ये, ठीक है, तो नाना जी NNN, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये खरीदना चाह रहे हैं कोई अपना वरिष्ठ पेंशन योजना LIC से, ठीक है, तो LIC से कोई वरिष्ठ पेंशन योजना अपने पेंशन का सोच रहे हैं ये, तो उस क्या करेंगे अपने PF रुपया को हमारे EPF ऑफिस से जो है कहेंगे कि हमारे LIC को पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ना 55 के बाद कर सकते हैं, अपने 90% ऑफ PF अमाउंट को LIC में वरिष्ठ पेंशन योजना खरीदने के लिए कह सकते हैं हमारे PF ऑफिस को, और हम क्या करेंगे इनके 90% विड्रॉल को LIC में वरिष्ठ पेंशन योजना में भेज देंगे, कि नहीं आया समझ में। तो 68NNN आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग ने जितने भी तरह के PF का एडवांसेज होते हैं उसके सभी टाइप देख लिए कि किस किस तरह से एक पर्सन जो है अपने जो है PF में से कुछ रुपया निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्म 31 के अंतर्गत एडवांसेज के टाइप थे 68 में, ठीक है। अब हम लोग का पैरा 69 है। ये पैरा 69 बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो हमारा EPF स्कीम जो है ना, EPF स्कीम से हटना चाह रहा हो, दैट मीन्स फाइनल सेटलमेंट करा रहा हो, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट ले रहा हो, ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा हो, तो उसके बारे में पैरा 69 बात करता है। पैरा 69 में क्या करता है पर्सन जो है ना, मानिए कि अपना जॉब छोड़ रहा है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट हो या माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया हो या टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस हो, इस सभी केस में पर्सन क्या करते हैं अपने PF का सभी रुपया को निकालते हैं फॉर्म 19 भर करके, ठीक है, फॉर्म 19 भर करके क्या करते हैं PF रुपया को विड्रॉल करते हैं, जो पैरा 69 में डिस्कस किया गया। इस केस में क्या होता है कि ये PF के सदस्य से भी हट जाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई पर्सन PF का सदस्य कब हट सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेगा तब हट सकता है। मैंने ये भी बताया था कि डेथ केस में भी हट जाता है, जो मैं आगे बताऊँ आपको, पैरा 70 बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो पैरा 70 है जब डेथ हो गया तो PF से हट ही गया ना, तो इसीलिए PF स्कीम से तब भी हट सकता है। और एक मैंने बताया था कि आफ्टर 58 ईयर एज, मतलब सुपर एन्युएट जब हो जाता है ना तब भी वो हमारे PF स्कीम से हट जाता है। तो पैरा 69 बात करता है कि जब कोई पर्सन जो है ना अपना फाइनल सेटलमेंट कर रहा हो, हमारे PF स्कीम से हट रहा हो, तब जो है क्या करते हैं पैरा 69 के अंतर्गत फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रहा कि सर इसको रुपया हम लोग जो देते हैं फाइनल सेटलमेंट, तो टोटल रुपया देंगे, तो यस श्योरली हम लोग जो है पूरा रुपया देंगे, ठीक है, इसे फॉर्म 19 जब वो भरेगा तब। लेकिन कब देंगे, तो देखिए जब वो छोड़ा ना, जब जिस डेट को उसने डेट ऑफ एग्जिट भरा है ना, तो उस डेट ऑफ एग्जिट के 2 महीने के बाद जो है ना हम इसको ये विड्रॉल देंगे आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ। जब 2 मंथ का हम देखेंगे कि जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग छोड़ दिया है उसके 2 महीने तक कंट्रीब्यूशन उसका नहीं आया है, ठीक है, तब हम जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ये फाइनल सेटलमेंट करेंगे, दैट मीन्स फॉर्म 19 पैरा 69 के अंतर्गत देंगे, कि नहीं आया समझ में।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पैरा 69 बताता है फाइनल सेटलमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि डेट ऑफ एग्जिट के 2 महीने के बाद जो है एलिजिबल होता है लेने के लिए, और इसमें हम सभी रुपया उसे दे देते हैं। इस तरह से सदस्य जो है हमारे ईपीएफ स्कीम से हट जाते हैं। ईपीएफ स्कीम मैं बोल रहा हूँ, ईपीएस नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ईपीएफ स्कीम से हटने के लिए पैरा 69 बात करता है जब कोई सदस्य फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेता है। अब रहा कि मैंने ये भी बताया कि कोई भी पर्सन का जब डेथ हो जाता है तो हमारे ईपीएफ स्कीम से हट जाता है। यस, जब डेथ हो जाता है ना तो पैरा 70 के अंतर्गत जो है उस डेथ जो जिस पर्सन का हो गया, जिस सदस्य का हो गया, उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उसका जितने भी फाइनल पीएफ में रुपया रहता है ना वो रुपया दे देते हैं। पीएफ का रुपया मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो पीएफ के टोटल रुपया को हम लोग पैरा 70 के अंतर्गत जब वो फॉर्म 20 अप्लाई करता है ना, याद रखिएगा, वो मैंने फॉर्म 19 बताया, अब फॉर्म 20 जब भरेगा ना तो डेथ केस में फॉर्म 20 के द्वारा जो है पीएफ का फाइनल सेटलमेंट होता है, पीएफ का, ठीक है। तो फॉर्म पैरा 70 समझे ना, पैरा 70 बात करता है कि जब किसी पर्सन का डेथ हो जाता है ना तो उसके अकाउंट में, उसके पीएफ अकाउंट में जितना भी पीएफ का रुपया पड़ा हुआ था उसका फाइनल सेटलमेंट हम लोग पैरा 70 के अंतर्गत जब वो फॉर्म 20 अप्लाई करता है, उसके घर वाले अप्लाई करते हैं, तब उसके द्वारा हम सेटल करते हैं। अब रहा कि सर किसको देंगे हम इसका रुपया, तो मानिए उस सदस्य का डेथ हो गया, तो अगर उसने नॉमिनी बना के रखा था ना तो उसके नॉमिनी को दे देंगे। अगर नहीं नॉमिनी रहेगा ना तो उसके फैमिली मेंबर में जो एलिजिबल फैमिली मेंबर होगा उसको हम लोग इक्वल भाग में बांट करके दे देंगे, ठीक है। अब रहा कि सर एलिजिबल फैमिली मेंबर का मतलब क्या होता है, तो देखिए पीएफ के केस में क्या होता है, एलिजिबल फैमिली के मेंबर में कौन कौन आते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो वाइफ और चिल्ड्रेन आएंगे, लेकिन चिल्ड्रेन में ये याद रखिएगा कि लड़का जो है 18 साल से कम का होना चाहिए और लड़की जो है अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है उसको शेयर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है। अब रहा कि सर एक केस आपने और बताया था कि डिसीज सन का अगर विडो चिल्ड्रेन रहता है तो उसको भी मिलता है, तो यस, डिसीज सन का अगर विडो और चिल्ड्रेन रहता है, चिल्ड्रेन के केस में फिर वो आ जाएगा, ठीक है, 18 साल और अनमैरिड, तो उसको भी मिलता है। लेकिन उसको कितना मिलता है, तो देखिए क्या है ना कि मानिए कि 100% था, तो 100% में मानिए कि एक सदस्य का वाइफ को 25% दिया, उसके 2 बच्चे थे उसको भी 25% दिया, एक बच्चा डेथ हो गया था तो उसको भी 25% मिलना चाहिए था, लेकिन उसका डेथ हो गया तो अब उसके विडो को और चिल्ड्रेन को मिलेगा, तो उस 25% को विडो चिल्ड्रेन में बांटेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है डेथ के केस में फाइनल सेटलमेंट करते हैं, पैरा 70 के अंतर्गत पीएफ से फाइनल सेटलमेंट कराते हैं, पीएफ से, ठीक है। तो पीएफ का फाइनल सेटलमेंट इन केस ऑफ डेथ पैरा 70 के अंतर्गत होता है जब उसके क्लेमेंट जो है सदस्य के जो परिवार वाले हैं वो जो है फॉर्म 20 अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से डेथ केस। अब देखिए एक क्या होता है कि मानिए किसी पर्सन का डेथ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर थे ना, जिसको रुपया मिलने वाला था ना, वो जो है ना वही उसके मर्डर का या उसके जो है उसको एवेट किया, उकसाया मर्डर करने, मतलब उसका जो मृत्यु हुआ है ना उस सदस्य का, उसमें जो है ना उस सदस्य उस मतलब उसके क्लेमेंट का हाथ है, क्लेमेंट का हाथ है। तब इस केस में क्या करेंगे, अब पीएफ का रुपया उसको देंगे जिसपे मर्डर का मानिए चार्ज है हमारे सदस्य का। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर वो ऑफेंसिव रहता है, मतलब ऑफेंस अगर उसमें लगा हुआ है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं उसके रुपया को रख लेते हैं, ठीक है, और जब तक वो जो है बरी नहीं हो जाता तब तक नहीं देते हैं। लेकिन डाक कि सर बरी नहीं हुआ, वो दोषी करार हो गया, तो ठीक है, अगर वो पूरे चार्जेस से बरी हो जाता है तब तो उसे रुपया देंगे। अगर वो बरी नहीं होता है ना तब जो है मानिए कि वो दोषी करार ठहराया गया तो उसको रुपया नहीं दे करके जो फैमिली मेंबर था जिसने मतलब ये काम नहीं किया था, मतलब उसको मारने में जिसका हाथ नहीं था, उसमें बांट देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पैरा 70A बात करता है कि अगर किसी सदस्य का डेथ हुआ और उसको उसी के फैमिली मेंबर जिसको कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था उसी में से किसी एक पर्सन ने जो मानिए कि इसे मर्डर करवाया है या किया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके रुपया को हम लोग रोक लेते हैं, ठीक है, और रेस्ट पर्सन को दे देते हैं। और उसके रुपया को रोकते हैं, तब तक रोकते हैं जब तक कि जजमेंट नहीं आता है। जजमेंट में अगर वो दोषी करार हुआ तब तो कभी नहीं देना है, जो रुपया बचा था उसको रेस्ट फैमिली मेंबर जिसको दिए थे उसी समय फिर से बांट देना है। अगर मानिए दोषी करार ने दोष मुक्त करार हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसे रुपया दे देंगे हम लोग जो उसका रखे थे रिटर्न करके। कि नहीं आया समझ, तो ये पैरा 70A बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरा 69 हो गया, पैरा 70 हो गया और पैरा 70A हो गया, ठीक है। देखिए पैरा 72 इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पैरा 72 बात करता है कि जो हमारा पीएफ का रुपया है ना वो कैसे क्या मिलता है। तो देखिए पीएफ का जो रुपया है ना, मानिए कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे मिलता है, जो सदस्य है वो ले सकता है। फिर मैंने बताया डेथ केस में फैमिली मेंबर नॉमिनी ले सकता है। मानिए कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब जिसका गार्जियन है ही नहीं, तो उसके केस में क्या होता है, हम लोग का एक गार्जियन के लिए भी एक एक्ट आया है, उसमें जो है ना नेचुरल गार्जियन को तय किया जाता है कौन इसका नेचुरल गार्जियन होगा, उसको दिया जाता है। अगर मानिए कोई बच्चा लूनेटिक है, ठीक है, तो उस केस में भी एक होता है मैनेजर तय किया जाता है, उस मैनेजर को दिया जाता है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट पैरा 69, पैरा 70 और पैरा 70A को याद रखिएगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग ने ना जितने भी तरह का क्लेम होता है पीएफ में, कितने क्लेम होते हैं, उस सभी के बारे में देख लिया, सभी के इंपॉर्टेंट पैरा को देख लिया कि कितने तरह से क्लेम लिए जा सकते हैं। एमसीक्यू दिस सीरीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था और हमारे पीएफ स्कीम का भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।